हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो हम पढ़ रहे हैं लास्ट यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में हमने सबसे पहले डील करा था द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, and now it's time to study in detail about the excretory system of human body। तो चलो देखते हैं, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पार्ट 1 जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। तो आप बोलोगे मैम टाइप ऑफ एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? एक्सक्रीशन तो एक्सक्रीशन ही होता है। अब आधों को तो एक्सक्रीशन और डेफिकेशन में ही नहीं समझ में आता होगा। आधों को लगता है जो बॉडी से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकलता है दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन। अभी आधों क्या मतलब मोस्ट ऑफ द जनता के लिए अभी के लेवल पे एक्सक्रीशन और डेफिकेशन एकदम सेम होगा, उनके लिए कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। लेकिन आज अभी आपको दो नई बातें सीखने को मिलेंगी, आप दो नए वर्ड्स से इंट्रोड्यूस हो गए अच्छे तरीके से, दैट इज एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटीरियल लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा फ्रॉम द बॉडी। देखो समझो मेरी बात को, आप अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिज्म। हर जो सेल है बॉडी की, हर जो लिविंग सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, हर लिविंग सेल कुछ कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो हमारी हर सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं दैट आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में। ओके नाउ अब भाई मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ठीक है, तो अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस हैं तो मेटाबॉलिज्म के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ क्या है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस मेटाबॉलिज्म के कारण, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स। और जनरली मेनली कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है? वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ये मेटाबॉलिज्म के बाद जो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हुए जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक हैं। अब माना कि टॉक्सिक चीज़ों से तुम्हें जल्दी प्यार हो जाता है, लेकिन अगर ये टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहे तो उससे टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी बॉडी में एंड देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी द रिमूवल ऑफ दीज मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमूव दीज मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं आप उनको बॉडी से रिमूव करो। एंड द रिमूवल एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ these metabolic nitrogenous waste is referred to as excretion। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इज रिमूवल और एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करा देना, यही जो प्रोसेस है ये कहलाता है एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? जो आप यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हो, आपकी बॉडी से जो यूरिन है दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो होता है उसमें मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव होते हैं और वो यूरिन होती है। Then what are the stools, the solid waste that you remove from our body? The process of removing solid waste from the body is referred to as defecation। उसे आप क्या बोलते हो? डेफिकेशन। तो डेफिकेशन क्या होता है? डेफिकेशन एंड रिजल्ट होता है, एंड प्रोसेस होता है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, द फूड वी कंज्यूम, जो खाना हम खाते हैं वो सारा खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद एडजॉर्ब होता है, उसके बाद में एसिमिलेट होता है, एसिमिलेट होने के बाद अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसेस बाय द प्रोसेस नोन एज डेफिकेशन। तो डेफिकेशन क्या होता है? डेफिकेशन इज रिमूवल
ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, वो कहलाता है डेफिकेशन। तो सॉलिड वेस्ट का रिमूवल वाज इंटायरली डिफरेंट, उसे पढ़ा जाता है द चैप्टर डाइजेशन, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। एक्सक्रीशन, तो जो यूरिन आपकी बॉडी से पास आउट होती है, दैट इज एक्सक्रीशन। और यूरिन क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में रिमूव होते हैं मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या रिमूव होते हैं, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो होप सो एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, दोनों में डिफरेंसेस भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दैट प्रोड्यूस इन अ बॉडी। एक्सक्रीशन क्या होता है, उनका रिमूवल। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलो बेटा बताना जरा मुझे कि सेल जो मेटाबॉलिज्म कर रही है उसमें जो अलग अलग नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से हैं, कौन कौन से वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं? दोज आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। These three are the major excretory products. These three are the major excretory product. तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर नाइट्रोजनस कंटेनिंग वेस्ट एंड इनका ही रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। चलो, तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन तो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। अब आपने देखा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 तरह के वेस्ट हो सकते हैं। 3 तरह के वेस्ट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है। पहली हो गई अमोनिया NH3, दूसरा हो गया यूरिया और तीसरा हो गया यूरिक एसिड। तीसरा क्या हो गया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म इन तीनों में से क्या प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर रहा है? ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्गेनिज्म अमोनिया भी एक्सक्रीट कर रहा है और यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म उन तीनों में से कोई एक ही वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है, कोई एक ही प्रोडक्ट को यूज करता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। Depending on that, we have 3 types of excretion. Number 1, we have a monotelism organism. Number 1, we have a monotelism organism. तो नाम से समझ में आ रहा है अमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? Those organism who secrete NH3, ammonia as excretory product. Second, we have ureotelism. तो ureotelism में कौन होंगे? Those organism which excrete urea as a waste product. And lastly, we have uricotelism. Ureotelism and uricotelism. Those organisms that excrete out uric acid as the excretory product, as the major excretory product. तो भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 ही हो सकते हैं, या तो अमोनिया, या तो यूरिया और या तो यूरिक एसिड। अब उसके बेसिस पर ही वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं तो अमोनोटेलिज्म, देन अगर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो यूरियोटेलिज्म, एंड अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो दैट इज यूरिकोटेलिज्म। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया में? धीरे धीरे करके एक एक करके हम तीनों चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं द अमोनोटेलिज्म और द अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जो अमोनिया सिक्रीट कर रहे हैं प्रोसेस कहलाएगी अमोनोटेलिज्म और ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सो अमोनोटेलिज्म में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। क्या चीज एक्सक्रीट होगी? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया विल बी द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देन एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन तीनों में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक याद रखना है वो है एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स भूलना नहीं अफोर्ड कर सकते, बिकॉज चाहे नीट हो चाहे स्कूल हो, वहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल्स नहीं भूलना है। ओके चलिए, तो अमोनोटेलिज्म एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, वी हैव एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस। तो अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर अमोनोटेलिक ज़्यादातर कैसे हैं? पानी में रहने वाले, एक्वेटिक हैं। इनमें आप देख लो, दे आर एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस, फिशेस पानी में ही रहती हैं ना, एंड द एक्वेटिक एम्फीबियन। तो अभी एक चीज बहुत ही हल्की सी आपके ब्रेन में क्लिक हुई है। क्या क्लिक हुई है? आपके ब्रेन सेल्स को अभी अभी जस्ट ये पता चला है कि अमोनोटेलिज्म जनरली मोस्टली वही ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहते हैं। अब क्या पानी में रहना और अमोनिया एक्सक्रीट करना, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है?
अभी थोड़ी देर में हम जान जाएंगे। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर। और शायद हम अपने क्वेश्चन का आंसर जान चुके हैं, बिकॉज आउट ऑफ द 3 वेस्ट आपने जो पढ़े, कौन कौन से 3 वेस्ट देखे आपने? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। आउट ऑफ द 3 वेस्ट अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वन। जो अमोनिया है NH3 है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। अब जब ये हाईली टॉक्सिक है अमोनिया, तो अगर इसका बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है तो इट विल बी डेंजरस। एंड प्लस अगर अमोनिया बॉडी से रिमूव होती है तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने के कारण इट्स रिमूवल, इट्स एक्सक्रीशन रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर। अगर बॉडी से एलिमिनेट भी हो रही है तो क्या चाहिए? ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पानी चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ से ये चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि वही ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक होंगे जिनके पास पानी ज़्यादा है, जिनको वाटर की कोई भी स्कार्सिटी नहीं है। अब भाई ऑलरेडी ज़मीन पे है, पानी इतना कम है, अब तुम आधा अमोनिया को निकालने में ही लग गया, तो फिर इतना पानी हम लाएंगे कहाँ से? बट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी वाटर में है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ वाई मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिज्म। क्लियर एवरीवन? तो अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर एक्वेटिक बिकॉज ammonia is highly toxic and its removal require huge amount of water. Examples आपको नहीं भूलना है. Good. Now ammonia is readily soluble in water and is excreted by diffusion through the body surface or the gill surface as ammonium ions. अब अमोनिया क्या क्या चक्कर है भाई? अमोनिया जो है वो बड़े आराम से डिजोल्व हो जाती है वाटर में, ऐसी कोई नाटक नौटंकी नहीं है। वाटर में डिजोल्व होकर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अमोनियम आयंस, और एक बार जब अमोनियम आयंस में वो कन्वर्ट हो गई तो क्या होता है? धीरे 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 करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से या फिर गिल्स के थ्रू ईजिली ये अमोनिया बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो अमोनिया की एक और खास बात क्या हो गई? पहली चीज़ तो टॉक्सिक है तो हटाना पड़ेगा, चलो वो सब तो ठीक है। सेकेंड थिंग ये हो गया कि इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है, तभी वाटर में डिजोल्व हो जाती है, सॉल्युबल है उसमें घुल जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू अमोनियम आयंस। एंड व्हेन वंस कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस इजीली बाय डिफ्यूजन और थ्रू लंग सरफेस, धीरे धीरे डिफ्यूजन के थ्रू ये गैस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ओके क्लियर? सो किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है ये क्वेश्चन नीट में हर बार। 4 स्टेटमेंट आपको दे देते हैं रिलेटेड टू अमोनोटेलिज्म और पूछना है आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट विच वन ऑफ इज रॉन्ग। एंड ज़्यादातर लोग इस स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, बल्कि दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन NCERT कि किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया। किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती है अमोनिया के रिमूवल में। अभी इस चीज़ को आप याद रख लो, फिर आगे बहुत सारी कहानी आएगी जब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन मैमल्स की जो बॉडी है, उसमें जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है उस अमोनिया के साथ क्या होता है। दैट अमोनिया जस्ट कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड तब जाके हमारी किडनी उसका रिमूवल करती है। हमारी किडनीज डायरेक्ट अमोनिया का कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेसिंग और द रिमूवल ऑफ द अमोनिया। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है? क्लियर हो गई ये सारी बातें? ओके सो जब ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं अबाउट अमोनोटेलिज्म, तो नाउ लेट्स मूव टू यूरियोटेलिज्म। तो अब यूरियोटेलिज्म क्या होता है? यूरियोटेलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। तो अब अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है आउट ऑफ 3? मोस्ट टॉक्सिक इज अमोनिया, सेकेंड टॉक्सिक इज यूरिया, सेकेंड टॉक्सिक इज यूरिया। मतलब ठीक है अमोनिया से कम टॉक्सिक है। तो अब जब अगर ये अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है यूरिया, तो इसके रिमूवल को भी कितना, अमोनिया को जितना वाटर रिक्वायरमेंट है उससे कम वाटर रिक्वायरमेंट होगा। इजी स्टोरी, इतना तो अंडरस्टूड है। अब हम देख लेते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव कार्टिलेजियस फिशेस, वी हैव कार्टिलेजियस फिशेस। सेकेंडली टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन, terrestrial and semi-aquatic amphibians, frog, toads, etc., aquatic and semi-aquatic reptiles, alligator, turtle, and lastly mammals. तो आप देखो कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं which are यूरियोटेलिक।
So cartilaginous fishes, terrestrial and semi-aquatic amphibian, aquatic and semi-aquatic reptile and mammals. So mammals इसमें काफ़ी important examples हैं because हम आते हैं mammals में and we are यूरियोटेलिक. हम अमोनोटेलिक नहीं हैं क्योंकि हम पानी में नहीं रहते हैं, इतनी वाटर रिक्वायरमेंट, हम इतना पानी नहीं है. सो थोड़ा सा कम टॉक्सिक वेस्ट पे आ जाओ जो होता है यूरिया. वी आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. तो यूरियोटेलिज्म क्या होता है एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर यूरियोटेलिक, ये आपने अभी अभी सीखा. नाउ इन लिवर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया. अब हमारी सेल्स भी आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ये कोई नॉर्मल सेल है, ये इसमें मेटाबॉलिज्म हुआ और मेटाबॉलिज्म के बाद इस सेल ने भी प्रोड्यूस करा अमोनिया. क्या प्रोड्यूस किया? अमोनिया. बट ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर. कहाँ पे होता है ये? लिवर. और प्रोसेस कौन सी होती है? द प्रोसेस इज यूरिया साइकिल. प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल. तो यूरिया साइकिल कहाँ पे ऑपरेट होती है? यूरिया साइकिल ऑपरेट होती है लंग्स में, लंग्स में नहीं, लिवर में. और लिवर में क्या होता है? लिवर में हमारे बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, उसका रिमूवल हमारी बॉडी से एज सच पॉसिबल नहीं है बिकॉज इतना वाटर नहीं है. तो इसीलिए बॉडी ने सिंपल कहानी अपनाई. वो कहानी क्या है सिंपल वाली? कि ये जो सारा का सारा अमोनिया है, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में. कौन सी साइकिल के थ्रू? यूरिया साइकिल के थ्रू. कहाँ होती है साइकिल? लिवर में होती है. आगे पूरी बात समझ. सो इन लिवर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया. यूरिया इज लेस टॉक्सिक, सो इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन. जितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसके रिमूवल के लिए वाटर चाहिए होगा. अब अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक था तो उसके रिमूवल को ज़्यादा पानी चाहिए था, और अब यूरिया जो है वो थोड़ा कम टॉक्सिक है तो इसलिए उसके रिमूवल को थोड़ा कम पानी चाहिए होगा. ओके, क्लियर? ठीक है. तो अब भाई सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इफ द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी. अब जब मैं अभी आपको लास्ट में काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी तो मैं वहाँ पे आपको सिखाऊंगी कि भले ही यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव होता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज टॉक्सिक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो हटाना तो है क्योंकि अच्छा नहीं है बॉडी के लिए. बट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया को बचा के रख लिया जाता है किडनी में. अब बोलो मैम क्यों बचा के रख लिया जाता है? भैया टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी. क्या चीज़ को मेंटेन करने के लिए? ऑस्मोलैरिटी को, जो आयंस का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया हम लोग रिटेन करवा लेते हैं किडनी में. हमारी बॉडी किडनी में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को पकड़ के रख लेती है ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे. तो समझ में आ गया कंसेप्ट क्या होता है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में भी अमोनिया प्रोड्यूस होती है बट इट इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया बिकॉज इतना वाटर नहीं है भाई, तो इसलिए कम पानी खर्चो और एक्सक्रीशन भी हो जाए, इसीलिए अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया. ओके, और कहाँ पे होती है साइकिल? यूरिया साइकिल. इट अकर्स इन लिवर. एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल्स भी इजीली लर्न हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर हुई ये सारी कहानी? आगे चलें. चलो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और अब हम देख लेते हैं द थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज यूरिकोटेलिज्म. दैट इज यूरिकोटेलिज्म. तो हमने देखे अमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टडी थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज यूरिकोटेलिज्म. दैट इज यूरिकोटेलिज्म. तो अब भाई क्या होता है यूरिकोटेलिज्म? देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. अब यूरिक एसिड बन चुका है. मोस्ट टॉक्सिक वॉज अमोनिया, उससे थोड़ा कम टॉक्सिक वॉज यूरिया, एंड लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड. लीस्ट टॉक्सिक कौन होता है? लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड. तो अब यूरिक एसिड बन चुका है. नाउ व्हाट विल हैपन? भाई यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है, तो अब क्या होगा? आप खुद सोचो. यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा थी, तो यहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है. इट इज इनसोल्यूएबल इन वाटर. और ना अमोनिया के बारे में आपने क्या देखा था? वो हाईली सोल्यूएबल होती है वाटर में, लेकिन अगर आप यूरिक एसिड की बात करो तो इट इज इनसोल्यूएबल इन वाटर. सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्सक्रीशन. समझ आई कहानी? तो अमोनिया भाई टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक है, लेकिन उसके साथ में ये अच्छी चीज़ हो गई कि वो वाटर में सोल्यूएबल है. तो चलो ज़्यादा पानी लगता है लेकिन वो बॉडी से रिमूव हो जाती है. यूरिक एसिड की बात करते हैं तो यूरिक एसिड क्या है भाई? यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, तो इसलिए उसको एज वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. और जब उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट इज़ नॉट सोल्यूएबल इन वाटर, इट इज़ इनसोल्यूएबल. ओके,
नाउ यूरिकोटेलिक एनिमल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इंसेक्ट्स, सम लैंड क्रस्टेशियंस, लैंड स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो आपको इसमें बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं इन यूरिकोटेलिज्म। अब मैं अगर आपसे पूछूं बर्ड है, तो आप सभी ने देखा होगा बर्ड कैसे एक्सक्रीट करती हैं, देखा है? तो बर्ड्स ऑलवेज डू एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स, पेस्ट लाइक पेलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीशन करती हैं। तो वो जो पेस्ट लाइक पेलेट फॉर्म में होता है, वहां से हमें ये रियलाइज हो रहा है दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो गया है, बिल्कुल भी वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यूरिक एसिड ऑलरेडी इंसॉल्युबल है, तो पानी के लॉस होने का कोई भी सवाल नहीं उठता। तो यूरिक एसिड कौन, यूरिकोटेलिक कौन होते हैं? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, एंड दे एक्सक्रीट इन फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पेलेट। पेस्ट या पेलेट के फॉर्म में वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म को हमने कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं। सो वी हैव 3 टाइप, अ मोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। याद रहेगा, एग्जाम्पल्स नहीं भूलना है, बिल्कुल जोरों शोरों से याद कर लेना है, ठीक है? अब भाई हम हमेशा ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कि जैसे जैसे बिल्कुल लोअर इनवर्टिब्रेट से धीरे 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 करके वर्टिब्रेट्स बने, तो कैसे किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कोई ऑर्गन इवॉल्व हुआ। तो अगर आप सबसे पहले देखो प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर आप बात करो तो प्रोटोनेफ्रीडिया में प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स, सॉरी प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स बोला जाता है। ये किन में प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स, दीज आर प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो अगर आपको याद आ रहा है तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या था? प्लैटीहेल्मिन्थ्स भैया इनवर्टिब्रेट था। इनवर्टिब्रेट पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो ट्रिप्लोब्लास्टिक था, तो कोई बहुत हाईफाई ऑर्गेनिज्म नहीं था प्लैटीहेल्मिन्थ्स, बट स्टिल प्लैटीहेल्मिन्थ्स में स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था जिसे हम क्या बोलते थे? फ्लेम सेल्स। क्या बोलते थे? फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स स्पेशल सेल्स थी किसमें? प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, फॉर एक्सक्रीशन। साथ साथ में वी हैव रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेटा, जिनमें या तो प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखना है आपको, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स किस किस में प्रेजेंट होती हैं? प्लैटीहेल्मिन्थ्स, रोटिफर्स, सम एनालिडा एंड द सेफेलोकॉर्डेटा। ओके, ठीक है। सेकेंड वी हैव नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किस में प्रेजेंट होता है? जल्दी से रिवाइज करो। वेरी गुड। नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन एनालिड्स। एनालिड जो होता है जिससे अर्थवॉर्म बिलोंग करता है, इन दैट पर्टिकुलर फाइलम वी हैव व्हाट एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर? वी हैव नेफ्रीडिया एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. Then we have Malpighian tubules. तो Malpighian tubules are present in all the insects, मतलब arthropods. तो जो आर्थ्रोपोडा किंगडम होता है, सॉरी आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में प्रेजेंट होते हैं Malpighian tubules. Then we have antennal glands और the green glands. तो antennal glands या green glands जो होती हैं वो क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होती हैं, एंड जो क्रस्टेशियंस जैसे जिसमें कौन आ जाते हैं? प्रॉन्स, लॉबस्टर एटसेट्रा, दे आर नोन एज क्रस्टेशियंस एंड दे हैव antennal और the green gland. Lastly, we have kidney as the excretory structure which are present in higher animal that include all the vertebrates, mammal जो भी है सारे vertebrates आ गए ना, और जितने भी higher organism हैं उन सब में present होती है kidney. तो आप देखो किस तरीके से, पहले अगर platyhelminths की बात कर रहे हो तो there were just cells, फ्लेम सेल्स बोलते थे जो एक्सक्रीशन कराती थी, फिर धीरे धीरे नेफ्रीडिया डेवलप हुए, फिर मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आ गए, एंटीनल ग्लैंड्स आ गई, देन लास्टली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इवॉल्व स्ट्रक्चर है दैट इज किडनी. तो किडनी आर द मोस्ट इवॉल्व स्ट्रक्चर इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्लियर, समझ में आ गई बात? ओके, सो दैट इज इट. अभी हमने पार्ट 1 वीडियो में बहुत ही छोटा सा सेक्शन कवर किया, दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन. हमने बेसिकली ये देखा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितनी डिफरेंट क्लासेस में हमने डिवाइड किया. तो अगर आपको इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट है और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो भैया पूछा करो, हम रिस्पॉन्ड करते हैं. आप पूछोगे नहीं तो हम रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, पूछो तो हम बता देंगे, ठीक है? और अगर नहीं भी पूछना है तो मेरी तारीफ ही कर दिया करो कि मैम नाइस वर्क, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है? तो अगर सब कुछ समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.